रिफ्रैक्शन में क्लास नंबर 3, एम आई राइट? तो रिफ्रैक्शन की है ये क्लास नंबर 3, और क्लास नंबर 3 में हम सीखने वाले हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल, इसका सिंबल जो है आई और साथ में सी, तो कहीं कहीं पर थीटा और ये सी, जो सिंबल आपको लेना हो आप काउंट कर लेना। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? तो सबसे पहली बात, ये जो है इंसिडेंट एंगल होता है। ये हमेशा क्या होता है? इंसिडेंट एंगल होता है। ये कभी रिफ्रैक्शन एंगल में कभी नहीं बनेगा। क्रिटिकल एंगल एक ऐसा इंसिडेंट एंगल है, जब वो मैनेज होता है तो रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 बन जाती है। जैसे कि ये आपके पास एक बाउंड्री है, ये बाउंड्री, और इस बाउंड्री पर आपने लाइट को इंसिडेंट किया, ये इंसिडेंट किया, नॉर्मल बनाया, ILR, और ये नॉर्मल बनाया, नॉर्मल बना लिया। ये वाला एंगल जो है वो आई है। इसको किसी और नाम से जानते हो क्या? दिस इज ऑलवेज इंसिडेंट एंगल, यही तो है ना। और यही अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो याद रखना कि क्रिटिकल एंगल हमेशा और हमेशा इंसिडेंट एंगल फैमिली का मेंबर है। क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट वाली जो एंगल फैमिली है उसी का ही कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, भाई बहन है। ये कभी रिफ्रैक्शन फैमिली से जुड़ा हुआ टर्म नहीं है। तो जब आपने इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर कर दी तो ये देखिए पुराना रास्ता है जिसको लाइट छोड़ देती है, तो रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी। तो रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू 90 कब हो जाएगी? देखो, अगर लाइट इस तरीके से मूव करे तो क्या रिफ्रैक्शन एंगल 90 हुआ? नहीं हुआ, यानी कि गलत है। तो अगर लाइट इस तरीके से मूव करे, कुछ इस तरीके से, तो क्या रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हुआ? है? वो बाद में भी बात करते हैं, क्योंकि अगर हम इधर की तरफ मूव करेंगे तो भी रिफ्रैक्शन एंगल 90 नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो गया। तो क्रिटिकल एंगल एक ऐसा इंसिडेंट एंगल होता है जिसके करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्शन एंगल क्या हो जाता है? 90। अब ये होगा कब? तो ये तब होता है जब आपकी लाइट कहां से कहां चलती है? डेंसर टू रेयरर। कई सारे लोगों ने प्रैक्टिकल करके इसको निकाल लिया। जैसे कि अगर हम वाटर ले लें, ये वाटर है और ये रही स्क्रीन। नो डाउट वाटर किसी बर्तन में ही होगा, वाटर फिल किया हुआ है यहां पर, और ये रही लेजर की टॉर्च, इससे हमने लाइट जाने दी, और प्रैक्टिकली आप इस लाइट को 49 डिग्री में इंसिडेंट कराइए। तो 49 डिग्री पर लाइट को इंसिडेंट किया तो आप देखोगे यहां पर लाइट का स्पॉट बनेगा। ये जो स्पॉट बना है वो कितने रिफ्रैक्शन एंगल के साथ बना है? 90 के साथ। और आपके इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में आपकी जो लाइट है इंसिडेंट वाली वो कहाँ पर है? डेंसर में है, और ये सराउंडिंग में जो मीडियम है एयर है, जो कि क्या रेयर है। तो क्रिटिकल एंगल जब जब बनेगा तो हमेशा कहाँ बनेगा? डेंस में बनेगा, डेंसर मीडियम में बनेगा। जब ये बनेगा तो रिफ्रैक्शन एंगल की वैल्यू क्या हो जाती है? 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल एंगल की फाइनली डेफिनेशन क्या हो गई? अगर आपको नंबर पूरे चाहिए तो डेफिनेशन आपकी जो है बिल्कुल कंप्लीट वाली क्या बनेगी कि व्हेन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस
फ्रॉम डेंसर टू रेयर, क्योंकि क्रिटिकल एंगल के बारे में अगर सोच रहे हो तो पहले वो कंडीशन तो देख लो। तो व्हेन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, देन critical angle is such incident angle for which corresponding refraction angle become 90 degree, for which refraction angle become 90 degree। ये तो हो गई क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन। और सारी बातें आ गई कि आपको अगर ये करना है तो डेंसर टू रेयर जाना पड़ेगा, तो सारी बातें आपकी काउंट हो गई। अब वो अलादीन का चिराग ले लिया जाए। तो अलादीन के चिराग में हमको मिला था 1 μ2 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू v1 बाई v2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 इज इक्वल टू μ2 बाई μ1, ये हमें मिला था। तो जरा हम इस अलादीन के चिराग को इस डेफिनेशन में फिट करते हैं। ये जो डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है उसको इस डायग्राम के साथ, इस ब्लॉक बॉक्स के साथ में एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखो भाई, आई की जगह पर आई सी लिखें, आई की जगह पे क्या लिखे आई सी, तो आर की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा 90, और V1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, पहला मीडियम कौन है डेंसर, तो V1 हो जाएगा V डेंसर, और V2 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा V रेयर, लैम्डा 1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा लैम्डा डेंसर, लैम्डा 2 की जगह पे लैम्डा रेयर, क्योंकि आपकी लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है तो ये 1 है और ये क्या है 2 है। और आगे देखो μ1 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा म्यू डेंसर, और μ2 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा म्यू रेयर। ठीक है, साइन 90 कितना हो गया 1, तो रिजल्ट आपको मिल चुका है। तो रिजल्ट आया है साइन आई सी फॉर क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू है वी बाई वी आर और लैम्डा डी बाई लैम्डा आर और म्यू आर बाई म्यू डी। तो इफ यू हैव ए इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड and you can calculate the critical angle by using this formula. If you have a informations about the wavelength, then you can use this one. If you have a informations about the refractive indices, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? लिखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए। एक क्वेश्चन लिखिए, लाइट इज गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। Light is going from one medium to another medium. Light is going from one medium to another medium such that wavelength changes from 8000 angstrom to 4000 angstrom. Such that wavelength changes from 8000 angstrom to 4000 angstrom. Such that wavelength changes from 8000 angstrom to 4000 angstrom. Find critical angle. Find critical angle. Find critical angle. तो इस प्रॉब्लम में आपसे क्रिटिकल एंगल पूछा जा रहा है। इस प्रॉब्लम में स्पीड दी जा रही है नहीं, इस प्रॉब्लम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जा रहा नहीं, क्या दिया जा रहा वेवलेंथ। तो आपके लिए यूजफुल पेयर कौन होगा, साइन आई सी बराबर लैम्डा डी बाई लैम्डा। जो क्वेश्चन आपको बोला गया जिसमें ये कहा गया कि वेवलेंथ चेंज होकर के 8000 से 4000 हो गई, तो आपने फार्मूला यूज किया साइन आई सी लैम्डा डी बाई लैम्डा आर। जो वेवलेंथ आपको दी जा रही है, जो वेवलेंथ आपको दी जा रही है, जो कम वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या है डेंसर, जो ज़्यादा वाली वैल्यू है वो हमेशा क्या है रेयर। और इसलिए आपने कहा कि साइन आई सी होगा 1/2
और चांस की बात है कि जो हमको मिला है उसकी टेबल में कितने डिग्री पर वैल्यू है, तो आई से कितना आ गया 30 डिग्री। सही है ये क्वेश्चन। अगला लिखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस changes from 1.72 to 1.72, उसके बाद TO2 1.72 to 1.49 ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फुल स्टॉप। फाइंड क्रिटिकल एंगल। अब जो क्वेश्चन आपको दिया गया, तो भाई उसमें जो है आपसे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चर्चा हो रही है। तो याद रखो, कम स्पीड यानी डेंसर, ज्यादा स्पीड यानी रेयर, कम वेवलेंथ यानी डेंसर, सॉरी कम वेवलेंथ यानी रेयर। ठीक कह रहे हो आप लोग। इसका मतलब जो है ये बात तो आप कंफर्म जानते हो, ज्यादा वेवलेंथ तो रेयर हो गया। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गड़बड़ कर रहे हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर, और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर। तो आप जरा इस रिजल्ट को देखिए, साइन IC बराबर क्या है, म्यू आर बाई म्यू डी, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं 1.72 दिया गया है और 1.49 दिया गया है। तो जो ज्यादा वाला है वो कौन है, 1.72 डेंसर हो गया, और जो कम वाला है वो कौन है, 1.49। तो यहां से साइन IC की वैल्यू आ गई 149/172। और वैसे भी जो आंसर आप बता रहे थे उल्टा इसका बता रहे थे, साइन की टेबल में 1 से बड़ी वैल्यू होती कहाँ है। जो तुम लोगों ने तो आंसर दिया था 172/149, तो साइन तो 1 से बड़ा हो गया, कभी होता नहीं होता। तो जो गड़बड़ी हो रही थी, जो गलती हो रही थी, उसको इंप्रूव करिए। और अब यहां से होगा IC बराबर साइन इनवर्स 149/172। भाई IC लेना है ना, तो साइन उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि I और R में रिलेशन क्या है, तो आप बताओगे कि I R के साथ क्या होता है, प्रपोर्शन होता है। क्यों होता है, क्योंकि स्नेल्स लॉ कहता है साइन I बाई साइन R इज इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो साइन I इज इक्वल टू कांस्टेंट साइन R। हटा दीजिएगा इस कांस्टेंट को, तो प्रोपोर्शनलिटी लग जाएगी इक्वल की जगह पर। साइन भी हटा दीजिए, I प्रोपोर्शनल टू R। तो I और R पक्के दोस्त हैं, I कम तो R भी कम, I ज्यादा तो R भी ज्यादा। अब जरा देखिए, इस सिचुएशन में हम पहुंच चुके हैं। ये डेंसर था, लाइट आ रही थी, और ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है, IC है। तो जब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है, IC है, तो जो रिफ्रैक्शन एंगल होगा वो क्या होगा, 90 होगा। तो ये देखिए रिफ्रैक्शन एंगल 90 होगा, ये रिफ्रैक्शन एंगल 90 हो गया। तो अब जो ये लाइट जा रही है, तो जो ये वाली लाइट जा रही है, उस लाइट का जरा इंसिडेंट एंगल देखो कितना है। जो ब्लू वाले कलर से जो लाइट जा रही है, उसका जो इंसिडेंट एंगल है वो कितना है, IC से ज्यादा है कि नहीं। देखो IC से ज्यादा है ना, तो भाई ये वाला एंगल क्या है, IC से ज्यादा है, तो रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, 90 से ज्यादा होगा।
तो अब रिफ्रैक्शन एंगल 90 तो ये होता है, तो 90 से ज़्यादा होगा तो कब हो पाएगा, जब ये लाइट यहाँ से क्या कर जाए, लौट आए, यानी कि क्या हो जाए, रिफ्लेक्शन, तभी तो 90 से ज़्यादा हो पाएगा। देखो भाई यहाँ से यहाँ तक मारकर गया तो कितना बना 90, और बनाना गया 90 से ज़्यादा, तो 90 से ज़्यादा में तभी सिचुएशन आ सकती है जब लाइट बाउंड्री पर टकराने के बाद उसी मीडियम में क्या हो जाए, वापस लौट जाए। दिस इज कॉल्ड द TIR। अब TIR कब होता है, TIR तब होता है जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से क्या होती है, ज़्यादा, और आपकी लाइट कहाँ से कहाँ जाती है, डेंसर टू रेयर। तो इसी को कंपाइल करके पूरी डेफिनेशन दे दो कि जब लाइट डेंसर टू रेयर जाती है और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, तो इस सिचुएशन में इंसिडेंट लाइट बाउंड्री पर गिरने के बाद उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर है ना ये बात? तो यहां पर क्या डेफिनेशन बनेगी, व्हेन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सबसे इंपॉर्टेंट बात अभी लिखी है आपने, एंड इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ये ग्रेटर का साइन बना दिया भाई, आप चाहो तो एग्जाम में ग्रेटर लिख सकते हो, GREATER, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन इंसिडेंट लाइट सेंट बैक into same medium, this phenomena is called TIR. This phenomena is called TIR. तो जो TIR का एपिसोड है उसकी डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी जा चुकी है, ठीक। अब इसी TIR से कुछ नेचुरल फिनोमेना है, तो कुछ आपकी आर्टिफिशियल फिनोमेना है, जैसे कि लूमिंग क्या होती है, लूमिंग। तो लूमिंग जो है वो सीवियर कोल्ड, जब विंटर सीजन सीवियर होता है तो लूमिंग आपको जो है मिलेगी। क्या होती है लूमिंग, मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं, ये आप है, और बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, और यहाँ पर कोई शिप है। देखो एक तो ठंड बहुत ज़्यादा है, और दूसरा आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब नियर द सी, ठीक है ना, सी शोर के आसपास, या जहाँ पर भी इस तरीके का एटमॉस्फेयर हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो। तो ये कोई शिप है यहाँ पर। ठंड में होता क्या है कि जो एयर अर्थ के टच में होती है वो भारी हो जाती है, यानी जो अर्थ के टच में एयर है वो भारी हो गई, यानी ये डेंस है, डेंस। और जो एयर ऊपर होती है वो हल्की होती है। तो आप जानते हो भारी मतलब ज्यादा डेंसिटी मतलब डेंसर, हल्का मतलब कम डेंसिटी मतलब रेयर। तो यहां पे शिप से एनर्जी लाइट चलती है, ये देखो चली एनर्जी लाइट, और बाउंड्री पर जाने के बाद वो क्या कर देती है, TIR कर देती है। तो जब बाउंड्री पर पहुंचने के बाद जब वो TIR कर देगी, जरा इन एरोज को देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहां पर। तो अब ये रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों लोग कहां पे कट करेंगे, यहां पे कट करेंगे, और रिफ्लेक्शन के बाद या ऑप्टिकल फिनोमेना हो जाने के बाद लाइट जहां पर भी कट करती है उसको क्या कहते हैं, इमेज। तो आप जो है ऑब्जर्वर हो, तो आपको ये शिप कहां दिखाई देगा, हवा में लटका हुआ दिखाई देगा। तो ये हो गया लूमिंग। क्लियर है बात? एक्चुअली आप उसको नहीं देखते,
ऑब्जेक्ट नहीं देखते, क्या देखते हैं, इमेज को। ठीक है, ये हो गया लूमिंग, क्लियर है ना। मिराज क्या होता है नेचुरल फिनोमेना में TIR का, जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो ऊपर वाली जो एयर है, ऊपर वाली एयर कंपैरेटिवली डेंस होती है, भारी होती है, और नीचे वाली एयर क्या होती है, हल्की होती है। तो अब आपने जो है कोई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए ट्री है कोई, ये ट्री है, तो यहां से लाइट चली और बाउंड्री पर गिरी, और बाउंड्री पर गिरने के बाद क्या हो गया, TIR हो गया। तो फिर से ऑप्टिकल फिनोमेना हो चुकी है, तो यहां पर ये क्या बनी, इमेज बनी, और आप इस इमेज को देखते हो तो ऐसा फीलिंग आता है जैसे बहुत दूर पर क्या है, पानी है, क्योंकि उल्टी इमेज कहाँ बनती है, पानी में ही बनती है। ठीक है, कि अगर जो चीज़ जमीन पर है उसकी भी उल्टी इमेज कहाँ बनेगी, पानी में बन जाएगी। तो आपको लगेगा कि जैसे वहाँ पे कहीं पानी है, जिसके आपको जो इमेज दिखाई दे रही है, फीलिंग ऑफ पानी आपको जो है मिलता है, ये मिराज फिनोमेना हो गई, ये आपकी नेचुरल फिनोमेना हो गई। आर्टिफिशियल में जो डायमंड की कटिंग है वो है, जो कारीगर है, जो एक्सपर्ट है, हीरा कितना चमकेगा वो उस पर डिपेंड करता है। डायमंड में जो कटिंग होती है ना वो इंपॉर्टेंट होती है। तो डायमंड में क्या हुआ, लाइट अंदर गई, डायमंड में जो है कटिंग की गई, तो डायमंड में कटिंग की गई, इधर फेस, बहुत सारे फेस होते हैं ना, तो इस तरीके से कटिंग की जाती है कि एक बार लाइट अगर जैसे डायमंड हम लेके आए तो यहाँ से लाइट जो है डायमंड के अंदर गई, फिर अंदर जाने के बाद वो लगातार क्या करती है, TIR करती है। और ये डिपेंड करता है कि वो 200 बार TIR करे या 2000 बार TIR करे, ये डिपेंड करता है उस एक्सपर्ट पर जिसने डायमंड को क्या किया, काटा है। अब सोचो कि अगर किसी के अंदर लाइट, जो ट्रांसपेरेंट चीज़ है उसके अंदर लाइट अगर TIR करेगी तो आपको बाहर से चमक वाली फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी। तो ये आपका कौन सा फिनोमेना हो गया, आर्टिफिशियल। तो TIR के ये कुछ बेसिक से रिजल्ट्स हैं, 3 रिजल्ट्स को याद रखो। जो ब्रिलियंस ऑफ डायमंड है वो किसके पीछे कौन जिम्मेदार है, TIR। जो लूमिंग है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, TIR। और जो मिराज है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, TIR। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि क्रिटिकल एंगल फॉर लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू एयर 45 डिग्री है। तो पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ें तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो 2 मीडियम यहाँ पर हैं उनमें से एक लिक्विड है और दूसरा कौन है, एयर है। तो अगर एयर के साथ कोई मीडियम आएगा तो हमेशा मीडियम क्या बनेगा, डेंसर, और बेचारा एयर क्या बनेगा, रेयर। और हमसे क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मांगा गया है, तो आप फंडा लगा दीजिए sin IC बराबर μR/μD। तो क्रिटिकल एंगल दिया गया है 45, तो रेयर मीडियम में कौन आएगा, एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नियर अबाउट क्या होता है, 1। और डेंसर मीडियम में कौन आएगा, लिक्विड, तो L फॉर लिक्विड। तो यहाँ से sin 45 की वैल्यू 1/√2 1/μL, तो यहाँ से μL की वैल्यू हो गई √2 यानी 1.414। ठीक है।